अगर आप मिस मेरठ बन जाते हो तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? अपनी माँ को याद करूंगी। लड़की का नाम प्रियंका और ये खड़ी है मिस मेरठ के 2005 के स्टेज पर। जीतने से पहले जो जज थे उसे सवाल पूछते हैं कि अगर आप मिस मेरठ बन गई तो आप क्या करेंगी। सबसे पहला आंसर जो उसने ये दिया कि मैं अपने मां को याद करूंगी। और ठीक इसी के कुछ सालों बाद ये अपनी मां को गला दबाकर मौत के घाट उतार देती है, पिता को भी मार देती है। और जो वजह है बेहद एक अजीब वजह, जहां पर जिस किसी ने भी इस कहानी के बारे में सुना, इस लड़की के बारे में जाना, सबको लगा कि लड़की शायद इतनी भोली भाली चेहरा है इसका, ये कैसे ऐसा काम कर सकती है। पुलिस वालों की भीड़ में खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर ये मीडिया वालों को धमका रही है। पहले पूरी वाइट सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी समझाते हैं। अगर आपको सिर्फ ये सुनना है कि मर्डर कैसे हुआ वो तो वो बता देंगे, आप हमारा क्या करेंगे? मैं ठीक बात है, आप बताओ। यू कम टू पॉइंट। बोलिए बोलिए। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आई एम सॉरी, वो तो ये बता देंगे, मैं नहीं बताना चाहती। तो सुना आपने कि किस तरीके से मीडिया वालों से कह रही कि देखिए अगर आपको मसाला चाहिए तो आपको ये पुलिस वाले बताएंगे, जो बताना है पुलिस वाले बताएंगे, मैं आपसे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती हूं। आज हमारे पास प्रियंका की डिटेल्ड रिपोर्ट है, जहां पर हम आपको बताएंगे कि लड़की के दिमाग में किस तरीके से एक खुराफाती आइडिया आता है और उस आइडिया को लेकर वो अपने माँ बाप से जब बात करने जाती है तो जब उसे लगता है कि माँ बाप मेरे साथ नहीं दे रहे, तब वो एक बिल्कुल परफेक्ट क्राइम वाला प्लान बनाती है। और इस प्लान में एक के बाद एक किस तरीके से वो फेल होती चली जाती है। और पूरी मीडिया को पहली बार ऐसा होगा कि एक पढ़ी लिखी लड़की मिस मेरठ ने जुर्म कबूला ऑन कैमरा, कैमरे के सामने भी और जज के सामने भी। और क्या है इनके अंदर की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये जो केस स्टडी है साल 2008 की है, लेकिन इसे जानने के बाद आपको पता चलेगा कि एक शख्स जब आपकी ज़िंदगी में आता है और आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके करीबी दोस्त जब आपसे दूर होते हैं तो कैसे आपका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, कैसे आपके दिमाग में घुसकर वो शख्स आपको अपना आदी बना सकता है और आपसे कुछ भी करवा सकता है। इसका जीता जागता सबूत है मिस मेरठ प्रियंका। ये जो आप पूरा ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है पुलिस की, दो लड़कियाँ पीछे खड़ी हैं। चश्मा जिसने पहना है उसका नाम प्रियंका है और ये वही मिस मेरठ है जिसने 2005 में मेरठ में एक ब्यूटी पेजेंट जीता और वो खिताब अपने नाम किया। और बगल में खड़ी उसकी ही दोस्त अंजू है। और इन दोनों का एक ऐसा रिलेशन है जिसकी वजह से प्रियंका ने अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। ये पुलिस वालों के सामने बिल्कुल बेधड़क है, इसके चेहरे पर शर्म नहीं है। और जब इससे पूछा जाता है तो साफ तौर पे बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने ही मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा। ये जो पूरी वारदात है इसका छोटा सा हिस्सा मैं आपको बताती हूँ, कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर आपको बताऊँगी और सुनाऊँगी कि प्रियंका ने कैसे पुलिस वालों के सामने मीडिया से अपने ही परिवार पर तमाम तरीके के लांछन लगाए। तो जो ये प्रियंका है 2005 में जब इसने ब्यूटी पेजेंट जीता तब अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे आगे और पढ़ाई करनी है और क्यों ना मैं सोच रही हूँ कि एक फ़ैशन बुटीक खोलने के लिए फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया जाए। अब प्रियंका के जो माँ बाप थे वो काफ़ी खुले विचारों के थे और उनके पिता कहते हैं कि बेटा ज़िंदगी में तुम जो करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ खड़ा है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। होता भी ऐसा है और इसीलिए जो लड़की है वो दिल्ली आती है पढ़ाई करने के लिए। पिता बोलते ज़रूर हैं कि अकेले कैसे रहोगी, कुछ इंतज़ाम कर देते हैं, पर प्रियंका बोलती है कि पापा इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियां आगे निकलती हैं, मैं भी वहाँ पर जाके पीजी में रह लूँगी। सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब 2006 में वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए दिल्ली आती है, यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अंजू नाम की लड़की से। अब ये जो तस्वीर आपने देखी, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, इसमें अंजू प्रियंका दोनों ही दिखाई दे रही हैं। अब हॉस्टल में रहते हुए उस जगह पर जो अंजू थी उसकी मुलाकात प्रियंका से होती है, प्रियंका अंजू की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस हद तक बढ़ती है कि एक समय पर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दरअसल जो प्रियंका है वो
जब अंजू के साथ कॉलेज जाती, उसके साथ वापस आती और तब ऐसे में तमाम तरीके के जो लड़के हैं, जो लोग हैं, वो भी बोलने लगते हैं कि इन दोनों का कुछ शायद चक्कर चल रहा है, इन दोनों का अफेयर है। और इस तरीके की बातें जब उठने लगी तो जो अंजू थी, ये जो आप अंजू को देख रहे हैं, यही वो लड़की थी जिसने प्रियंका के दिमाग में ऐसा फितूर पैदा किया। इसने प्रियंका से बार बार कहा कि वो उससे प्यार करती है, ये गलत रिश्ता नहीं है। और ऐसे करते करते प्रियंका के मन में भी अंजू को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्यार पैदा होने लगा। यहाँ तक कि जब अंजू बीमार पड़ती तब भी प्रियंका उसकी, आप यूँ समझिए, ऐसे देख रेख करती जैसे किसी बॉयफ्रेंड, किसी हमसफ़र या किसी से आपकी शादी हो जाए तब आप उसके लिए प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो अंजू है वो प्रियंका के दिमाग में बहुत सारी ऐसी कहानी गढ़ती है, एक ऐसी प्लानिंग बताती है जिसके बाद जो प्रियंका है वो अपने ही माँ बाप का कत्ल कर देती है। आप सुनिए ऑन कैमरा किस तरीके से ये जो प्रियंका मिस मेरठ है ये कबूल कर रही है कि कैसे इसने और इसकी सहेली, या यूँ कहें कि इसकी गर्लफ्रेंड ने माँ बाप को मौत के घाट उतारा। हमारे हॉस्टल का एक रूल था कि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक बंद हो जाते थे गेट्स। घर में लेने वाला आएगा कोई घर से तो ही जाने देते थे, वरना लड़कियों को जाने नहीं देते थे। मैंने ये बात अपने भाई से बोली तो वो बोलता है ऐसी तैसी मरा रही होगी लड़कों के साथ, घूमती फिर रही होगी लड़कों के साथ, अय्याशी कर रही होगी, तो इसलिए नहीं आई है। तुझे लड़के छेड़ेंगे, तुझे ही उठाएंगे, तेरे साथ ही करेंगे जो करना है। तोप हो गई है तो घर पर आ, तुझे बताऊंगा मैंने ये शिकायत अपने पापा से बोली तो उन्होंने बोला घर से मतलब रखना है तो रख, नहीं रखना तो भाड़ में जा, घर पर आने की जरूरत नहीं है तुझे। मैंने मम्मी से बोला वैसे बोल रहे क्या मैं करूँ, फोन रख दिया उन्होंने, कुछ नहीं बोला। उसके बाद उनका फोन आया कि मैं बोलूं आप मीडिया से है ना, आपको कब सच्चाई सामने लाना है, ये नहीं कि मर्डर कैसे हुआ ये काम पुलिस कर सकती है, आप इसलिए कि सच्चाई सामने लेकर आए। बताइए बताइए अगर आपको सिर्फ ये सुनना है कि मर्डर कैसे हुआ वो तो वो बता देंगे, आप हमारा क्या करेंगे। मैं ठीक बात है, आप बताओ। यू कम टू पॉइंट। बोलिए बोलिए। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आई एम सॉरी, वो तो ये बता देंगे, मैं नहीं बताना चाहती। प्रियंका बोलो अपनी बात। अपनी बात बोलो। हमें मानेंगे क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कर दिया। रीजन क्या है उसके पीछे, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। भाई है गौरव सिंह, उसकी वजह से ये नौबत आई है और मेन रीजन ये था कि उन लोगों का सपोर्ट नहीं मिला मुझे कभी भी। क्या मतलब तुम क्या आरोप लगाता था गौरव तुम पे? मुझ पे आरोप ऐसे लगा था कि मतलब आरोप किस तरीके से, वजह से तुमसे ऐसा सौतेला व्यवहार होता था? वजह क्या थी? वजह पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि ड्रामा वाली वजह। मैं आपको पूरा क्लियर करती हूँ ना, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका पूरा जवाब देती हूँ ना आपको। आपने बोला वजह क्या थी, तो पहले रीजन कि पहले मुझे वजह समझ में नहीं आया कि वो सिर्फ मारता था, इतना मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी या बुखार आ जाता था मुझे। उसके बाद उसको अब करना कि कोई चक्कर है या ये है या ऐसी तैसी मारती है, बदतमीज़ है, घर का काम नहीं करती है। उसके बाद उन्होंने कई बार, मैं नाम भी बोल सकती हूँ कि नानी ने, उषा ने और घर के और भी कई मेंबरों ने, मिस्टर प्रेमवीर सिंह ने और गौरव ने और राहुल ने जो जीजा जी हैं मेरे, उन्होंने मुझे बोला है कि इनडायरेक्टली बोला था उन्होंने तो कि जीजा जी ने कि अपनी मम्मी से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, घर में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, गलतियां तो हर इंसान से हो जाती हैं, उनसे भी हुई हैं, अगर वो बता दें तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी घर में। अजेंद्र सिंह ने और डीपी सिंह ने बदतमीज़ी की थी मेरे साथ, रेप किया था, जिसकी वजह से मैं बेड पर रही हूँ। वहाँ पे जाके किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं उठ भी नहीं सकती थी, बेड हिलता था, दर्द होता था बहुत ज़्यादा। वही रिपोर्ट कराई थी तुमने उनके खिलाफ? क्या रिपोर्ट कराई? एनसीडब्ल्यू के वहाँ पे मैंने रिपोर्ट कराई थी। मेरे हाथ कटे हुए हैं, ये रहे निशान, हाथ कटे हुए हैं मेरे, लिटरली खुला हुआ था ये, और इतनी चोट थी कि चला भी नहीं जा रहा था। एसपी को फ़ोन करके हम वहाँ से निकले हैं, पता नहीं किस तरह से फ़ोन करके, और वहाँ पे किसी पुलिस वाले ने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। सारे के सारे नेता बैठे हुए थे, उन्होंने ये बोला तुम तो सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें कहाँ जाना है, हमें मतलब नहीं है ना। उन्होंने ये देखा कि सिक्योरिटी के साथ लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं, वहाँ पर भी उन्होंने मारने की कोशिश की। किसी जो पुलिस का मेंबर नहीं था, कोई सोशल बंदा था, उसको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि इसको जहाँ जाना चाहती है वहाँ भेज दो। उन्होंने अपनी कि हम ये मर गई तो हमारे पे नाम आएगा, उन्होंने एडिशनल एसपी के पास हमें पहुँचा दिया कि वहीं पूरा खुला हुआ था, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद हमने एनसीडब्ल्यू को वो किया है कि कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, एनसीडब्ल्यू में हमारा केस चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि अमरोहा पुलिस ने तुम्हारी रेप की रिपोर्ट नहीं दर्ज की? क्या उन्होंने किसी भी तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उन्होंने इसकी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की कि हाथ में चोट लगी हुई है, क्या कहते हैं, काटा हुआ है हाथ, लड़कियां बहुत तरीके से पिटी हुई हैं, 3 महीने से घर से बाहर नहीं निकली हैं, और वो देख के सब बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। मेरी एसपी से, जो वहाँ की एसपी है, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला हाँ हाँ वो रिपोर्ट लिख लेंगे, मगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। कुल मिलाकर ये माना जाए, शारीरिक उत्पीड़न होता रहा?
मारपीट हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, पर मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर सके। तो देखा आपने, यहाँ प्रियंका साफ तौर पे कह रही है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे ट्रीट करते थे, और साथ ही साथ वो बता रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, हमसे सारी चीज़ें गलती से हो गई। मैंने गले पर हाथ रखा, अंजू ने पीछे से हाथ रखा, माँ की नाक से खून बहने लगा, हमने क्रीम लगाई और हमें लगा कि अब हमसे गलती हो गई है। लेकिन ये कहानी शुरू कैसे होती है, किस वजह से कत्ल किया गया और ऐसी क्या माहौल पैदा होता है परिवार के अंदर जो प्रियंका को ये कदम उठाना पड़ता है अंजू के कहने पर। दरअसल जब अंजू और प्रियंका की इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है जब, तो पिता को लगता है, जो परिवार वाले थे उन्हें लगता है कि इन दोनों की सहेली होगी, बहुत अच्छी दोस्ती होगी, इन दोनों एक दूसरे को लेकर प्रोटेक्टिव हैं। उन्हें किसी को भी शक नहीं था कि माजरा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिलेशन में हो सकते हैं, दोनों अफेयर कर सकते हैं। इधर जो अंजू है वो अपने परिवार को लेकर प्रियंका के मन में नफरत पैदा करती है। वो कहती है कि मेरे परिवार वाले, मेरे माँ बाप मुझे ठीक से नहीं रखते, हमेशा मुझे मारते पीटते हैं, मुझे लाचार बना के रखते हैं और मैं उनसे छुटकारा चाहती हूँ। अब जो प्रियंका है उसके मन में अंजू को लेकर दया भावना भी आ जाती है। अब जब भी छुट्टियाँ होती या कॉलेज के जब एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म होते, तब ये लोग जब घर आते तो प्रियंका अक्सर अंजू अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर अपने ही घर आती थी। इस पर पिता ने कई बार ये भी कहा कि बेटा, हमेशा ये जो लड़की हमारे घर आती है छुट्टियों में, इसका क्या अपना परिवार नहीं है? ये अपने घर पर जाके कभी नहीं रुकती, इसके माँ बाप कैसे हैं? तब प्रियंका अपने घर पे भी वही कहानी बताती है कि इसके पेरेंट्स इसे पसंद नहीं करते, मारते पीटते हैं और तो ज़बरदस्ती इसकी शादी कराना चाहते हैं। इस पर पिता ने कहा कि शादी करना कोई गलत बात तो नहीं है, मैं भी तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? अब प्रियंका को जब ये लगता है कि उसके पिता उसकी शादी करवा सकते हैं, ये पूरी कहानी वो अंजू को बताती है अपने ही घर में, और तब अंजू के दिमाग में एक सॉलिड प्लान घर करता है। वो अपनी सहेली से कहती है कि देखो, मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है अजेंद्र, और क्यों ना तुम उसके साथ अफेयर कर लो। अब प्रियंका ये सुन के गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे भाई से रिलेशन रखूँ। तब अंजू कहती है कि देखो, मैं तुम्हें प्लान समझाती हूँ। दरअसल जो मेरा भाई है, तुम एक बार मेरे साथ घर चलो, उसके साथ दोस्ती बढ़ाओ, अपनी बातचीत बढ़ाओ और फिर उससे अफेयर का नाटक करो और तुम दोनों शादी कर लो। शादी कर जाने के बाद होगा ऐसा कि तुम मेरे घर पर आ जाओगी और इसके बाद मैं और तुम आगे रिलेशन कायम रख सकते हैं। मेरा भाई अक्सर बाहर रहता है, विदेश में रहता है, उसे कुछ पता चलेगा नहीं, वो बीच बीच में कभी कभी आया करेगा, और तो और मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अब ये प्लान सुन के प्रियंका को लगता है कि बात तो सही है और ये अगर हम प्लानिंग पूरी कर लेंगे तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। और इसी सिलसिले में प्रियंका जो है प्लानिंग के तहत अंजू के घर जाती है, उसके भाई से मुलाकात करती है, उसके सामने उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और ये करते करते जो अजेंद्र है, जो अंजू का भाई है, वो प्रियंका के चक्कर में फंस भी जाता है। अब लगातार उसके साथ बातचीत करती है, 1-2 महीने लगातार रात भर दिन भर उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, और एक रोज़ उससे कहती है कि देखो, मैं तो अब तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं और मुझे समझ में आ गया तुम तो मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। अब अजेंद्र ने जब ये सारी बातें सुनी कि प्रियंका ऐसा बोल रही है, तो वो बोलता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जहाँ बोलोगी जब बोलोगी तुमसे शादी कर लूँगा। और इसीलिए अजेंद्र और प्रियंका कोर्ट मैरिज करते हैं। प्रियंका अपने घर पर कुछ नहीं बताती। कुछ दिन छुपाने के बाद जब वो अपने घर पे सारी चीज़ें बताती है, बवाल होता है, पिता भी गुस्सा करते हैं, कैसे तुमने कैसे किसी से भी शादी कर ली। और इसके बाद प्रियंका चुपचाप अजेंद्र के साथ आकर अंजू, अजेंद्र और प्रियंका एक साथ उसी घर में, मतलब जो उनका घर था वहाँ पर रहने लगते हैं। अब अजेंद्र जो था वो अक्सर नौकरी के चलते बाहर रहता, यहाँ पर प्रियंका और अंजू को पूरी छूट मिल जाती है। लेकिन मामला जिस तरह से बढ़ रहा था, तब तक जो प्रियंका के घर वाले थे उन्हें समझ में आ गया था कि अंजू के चक्कर में उनकी लड़की बिगड़ चुकी है। अंजू ने उस लड़की के दिमाग में, यानी प्रियंका के दिमाग में कुछ गंदी चीज़ें पैदा कर दी हैं। अब इन दोनों लड़कियों का अफेयर है, ये पिता माँ सब जान चुके थे, और इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो सारी अपने बेटे गौरव के नाम कर दी, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था। और ये सारी चीज़ें प्रियंका को अच्छी नहीं लगी। प्रियंका को लगा कि मम्मी पापा जो हैं वो गौरव से ज़्यादा प्यार करते हैं, सारी प्रॉपर्टी उसे दे दी, उन्होंने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और क्योंकि प्रियंका जो है वो अंजू के साथ रह रही थी, भाई अजेंद्र का कुछ पता नहीं था, वो तो अपने काम में बिजी रहता था, और इसीलिए उसने फ़ायदा उठाया। उसने सोचा क्यों ना हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए प्रॉपर्टी भी हासिल कर ले और अजेंद्र से भी छुटकारा पा ले। और इसी सिलसिले में प्लान जो है वो आगे ये लोग वर्कआउट करते हैं, और उसके तहत सबसे पहले जो प्रियंका है वो अंजू के घर वाले यानी कि अजेंद्र, अपने पति के घर वालों पर आरोप लगाती है, कहती है इन्होंने मेरे साथ गंदी हरकत की है, गलत काम किया है। और जब अजेंद्र को ये पता लगता है तब अंजू भी प्रियंका का ही साथ देती है, वो भी बोलती है कि हाँ, इन्होंने भाभी के साथ गलत किया है। और फिर दोनों लड़कियां यानी प्रियंका और अंजू आकर फिर से दिल्ली में रहने लग जाती हैं, एक कमरे के अंदर।
अजेंद्र तो बाहर ही रहता था, वो इस सब चीज़ों से अनजान था, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन इधर प्रियंका को सारी चीज़ें अच्छी मिल रही थी, उसको अपना प्यार अंजू मिल गया, हस्बैंड से कोई लेना देना था नहीं, परिवार भी छूट गया। लेकिन प्रॉपर्टी, पैसा जो था वो अभी भी प्रियंका को चुभ रहा था। उसे लग रहा था कि उसके भाई के साथ उसके पिता माता ने बहुत अच्छा किया है, उसको बेकार करके छोड़ दिया, उसको कुछ भी नहीं दिया। और इसी सिलसिले में प्रियंका जब अंजू से बातचीत करती है तो अंजू, जिसने अब तक उसको दिमाग में फितूर चढ़ाया, एक प्लानिंग बना के भाई से शादी कराई, घर तुड़वाया, वो फिर से एक प्लानिंग बताती है और कहती है कि क्यों ना हम तुम्हारे घर चलें और लड़कर तुम्हारा हिस्सा हासिल करें। और इसके बाद ये जो प्रियंका है, ये अंजू है, ये अपने ही घर पर जाती है। प्रियंका वहाँ पर अपनी माँ से लड़ती है और अपनी माँ को मौत के घाट उतारती है। इतना ही नहीं, इस लड़की के हाथ तक नहीं कांपते। जब इसके पिता अंदर आते हैं तो अपने पिता को धक्का देती है और चाकू से ताबड़तोड़ वार करती है अपने पिता पर। आप समझिए किस तरह से प्रियंका ने अपने ही माँ बाप को मारा। लेकिन उससे पहले जान देखिए वो अंजू ऑन कैमरे पर क्या कह रही है। वो लड़की जिसका पूरा रचा हुआ ये स्वांग है, जो एक लेस्बियन थी, जो प्रियंका से प्यार करने लगी थी और इसी सिलसिले में उसने अपनी लाइफ अच्छी करने के चक्कर में प्रियंका को अपने जाल में फंसाया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, प्रियंका को अपना पन दिया और इसके बाद पूरी फैमिली जो है, पूरे जो 2 घर हैं उनको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। किसी ने प्यार से बात नहीं की घर में, दादा मम्मी कोई नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद में जब मैं आई डिग्री कॉलेज में, मेरा BA फर्स्ट ईयर था, उसके बाद बहुत बड़ी हो गई थी मैं, चाचा जी ने और चाचा जी के कज़न ने मिलकर के रेप किया और उन्होंने वीडियो भी बनाई। और उस समय मेरे हालात ये थे कि ना मेरे आगे कोई था और ना पीछे कोई था जो मैं किसी से बोल पाती कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ में, क्योंकि उन्होंने बोला था किसी को भी बुला लो, कहीं भी कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, SP कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, और जाओगी कहाँ, तुम रहोगी तो यहीं। उसके बाद में अपने दोस्तों से बोलता था प्रियंका के लिए कि मेरी बहन है, इसके साथ बदतमीजी करो, पटा लो उसको। एक विकास फ्रेंड था उसका, उससे बोला उसने कि मेरी बहन को पटा ले, शादी कर ले इससे। इस तरह से उसने काफ़ी मिसबिहेव किया है उसके साथ में। अंजू ने जो अपनी कहानी बताई उसे पूरी दुनिया ने सुना, मीडिया एक जरिया बना। लेकिन उससे पहले आपको ये समझा दी कि जब ये वापस दिल्ली आते हैं, एक कमरे के घर पर ये जरूर रह रहे थे, लेकिन प्यार के बदले पैसा तो नहीं मिलता और दिन ब दिन उनका रहना मुश्किल होता हुआ जा रहा था। प्रियंका जो एक अच्छे घर से आती थी, उसे लग रहा था कि मैं पहले कितने अच्छी तरीके से रह रही थी, घर से पैसे आ रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पिता के पैसे में मैं अय्याशी कर रही थी, प्यार मोहब्बत वाली कहानी चल रही थी। लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया है। अब अंजू के साथ रहते रहते प्रियंका फैसला करती कि चुपके से ही सही वो अपनी माँ को कॉल करेगी। वो जैसे ही घर पर कॉल करती है, माँ जब अपनी बेटी की आवाज़ सुनती है तो पहली बार में ही फ़ोन काट कर रख देती है। बेटी मजबूर फिर से दोबारा कॉल करती है अपनी माँ को। माँ दूसरी तरफ से गाली गलौज शुरू कर देती है। अब इस चीज़ को लेकर जो बेटी है, जो प्रियंका है, उसे लगता है कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, मेरी भैया को सारी प्रॉपर्टी देकर मुझे गरीबी में झोंक दिया है। बेटी अपनी गलती नहीं समझ पा रही है। और ये जब सारी कहानी जब वो अंजू को बताती है तो अंजू ये कहती है कि तुमने अपने माँ बाप को किस लिए कॉल कर दिया, क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी। सोचिए, अभी भी अंजू उसका ब्रेन वॉश करने से एकदम भी पीछे नहीं हट रही है, बार बार उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है दिल्ली में रहते हुए। लेकिन जब ये चीजें 10-15 दिन और बीती, अब प्रियंका कैसे रहे इतनी गरीबी में, उसको एक ढंग का खाना नहीं मिल रहा, ठीक से रह नहीं पा रहे, एक अच्छी लाइफस्टाइल देखी थी उसने, सोचिए मिस मेरिट थी, इंटीरियर डिजाइनिंग का उसे कोर्स करना था और एक अच्छी जिंदगी जीनी थी। अब वो कौन सी जिंदगी जी रही है। अब ये अपने साथ अंजू को लेकर जाती है अपने घर पर। अंजू का ही बनाया हुआ प्लान था और इस प्लान के मुताबिक ये अपने घर वालों से जाकर बातचीत करेंगे। अब पहले तो अंजू और प्रियंका को लगा कि जब वो दरवाजे की घंटी बजाएंगे तो जब माता जी या पिताजी जो भी आएंगे उन्हें दुत्कारेंगे, उन्हें गाली गलौज करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। दरअसल जब माँ ने दरवाजा खोला, सामने प्रियंका खड़ी थी। अब एक माँ अपनी ममता के सामने लाचार हो जाती है। उन माँ ने दोनों ही लड़कियों को अंदर आने के लिए कहा।
अंदर आने के बाद जो प्रियंका थी वो अपनी मां से बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी कि मां, आप अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हो, आप मुझसे बहुत कम प्यार करती हो, और बार बार एक ही लाइन रट रही थी वो। और यहां पर जो मां है एक ही बात बोल रही थी कि नहीं बेटा, तुमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, तुमने जो फैसला लिया है समाज में हमारा सिर झुक गया है, अब हम ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बातों ही बातों में वो अपनी मां को कमरे में लेकर जाती है, पीछे पीछे अंजू भी थी। मां जब प्रियंका से बातचीत कर रही थी, झगड़ा बढ़ता हुआ जा रहा था, मां ने देखा कि अंजू भी पीछे पीछे आ रही है और इस चीज को लेकर वो और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है कि जब से ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जब से ये लड़की का तुम पीछा नहीं छोड़ोगी तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती है। और प्रॉपर्टी की तुम कौन सी बात कर रही हो? हमने जिस दिन अपने बेटे के नाम प्रॉपर्टी की, भाई ऑस्ट्रेलिया में था, जब से हमने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी की है तब से ही हमने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था। ये जो लाइन थी मां की, ये जैसे प्रियंका के दिल और दिमाग में गहरा घाव कर गई। प्रियंका को लगा कि एक मां मेरे बारे में ऐसे कैसे बातें कर सकती हैं, क्योंकि प्रियंका का मकसद था कि प्रॉपर्टी अगर उसके हाथ में आ जाएगी, उसे बेच खाच कर जो पैसे होंगे वो अपनी अच्छी जिंदगी जी सकती है। यहां पर तो मां उसे मरने के लिए कबूल कर चुकी है। अब उसे लगा कि मां तो मान चुकी है, वो चुपचाप जाती है। मां झगड़ रही थी, अपने कमरे का दरवाजा वो बंद कर देती है। अब मां को लगा कि शायद ये चीखने चिल्लाने वाली है, झगड़ा करने वाली है, आवाज बाहर नहीं जाएगी, इसलिए उसने दरवाजा बंद किया है। और इसके बाद जो प्रियंका है अपनी मां का गला दबाना शुरू कर देती है, उन्हें गिरा देती है बिस्तर पर, मां छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन जो अंजू थी वो हाथ पैर पकड़कर रोका हुआ था और इसी आपाधापी में गुस्से में मां की जिंदगी चली जाती है। मां के नाक से खून निकलता है। जब गुस्सा शांत होता है तो उन्हें लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये दोनों बेटियां क्रीम लगाती हैं अपनी मां के मुंह पर कि शायद खून को साफ किया जा सके। अब घंटों, आधे घंटे, 1 घंटे उस कमरे में बैठे रहती हैं। चीखम चिल्ली की आवाज आ रही थी, इसलिए दरवाजे पर जो बुजुर्ग पिता थे वो भी दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। लेकिन थक हार कर जब वो दरवाजा खोलती है प्रियंका, तब उसे पता लगता है कि जो पिता सबसे पहले अपनी वाइफ को देखने आते, पता लगता है कि वाइफ तो बेसुध हो चुकी है, नाक से खून बह रहा है। अब ये दोनों जो लड़कियां हैं ये एक दूसरे को देखती हैं और इशारों इशारों में कहती हैं कि इसका भी काम तमाम कर दिया जाए। जो प्रियंका की गर्लफ्रेंड है वो उसे पीछे से आके जकड़ती है। प्रियंका खुद चाकू लेकर आती है और अपने ही पिता को गोदना शुरू कर देती है। और इस गोदने से उसे ये लग रहा था कि उसकी सारी भड़ास बाहर आ गई है। जितनी बार उनके माँ बाप ने इस रिश्ते के लिए मना किया था वो सारा गुस्सा बाहर आ चुका है। अब उनकी दुनिया में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। किस तरीके से जब प्रियंका अपने माता पिता को मार रही थी तो उसे लगा कि जो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर कर जो मेरे माँ बाप ने गलती की है, मैं उसकी सजा अपने माँ बाप को दे रही हूं। जब दोनों की जान निकल जाती है, ये फैसला करते हैं कि पुलिस इन तक ना पहुंचे और इसलिए घर में लूटपाट के इरादे से ये 50,000 रुपए, जो बाद में पुलिस ने ऑन कैमरा पूरी दुनिया को दिखाया भी कि 50,000 रुपए ज्वेलरी, ये सारे लूट कर वहां से भाग जाते हैं। अब ये जब सारा मामला, लाश पड़ी हुई रहती है, रात भर बीत जाता है, अपने अपने ये इलाकों में चले जाते हैं। इसके बाद अगली रोज़ जो प्रियंका की जो बुआ हैं वो उस घर पर आती हैं, पता करने की कोशिश करती हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पता लगता है कि घर के अंदर 2-2 लाशें हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस छानबीन करती है। तो पुलिस की छानबीन में पहले तो आम लोगों को लगा कि ये तो आम लूटपाट का मामला है कि जिस तरीके से कैश, कपड़े सब बिखरे हुए थे, लेकिन पुलिस को ये समझ में आया कि लॉक को तोड़ा नहीं गया था, लॉक को खोला गया था। मतलब चाबी लुटेरों के पास आ चुकी थी, चाबी से खोलकर सारे सामान को ले जाया गया और कमरे के अंदर या घर के अंदर जोर जबरदस्ती घुसने के कोई भी सबूत नहीं मिले। मतलब जो भी था वो जानने पहचानने वाला था। घर पर एक कुत्ता भी था। आस पड़ोस से पूछा गया तो पड़ोसी ने ये भी बताया कि जो
कुत्ता है उसने रात भर भौंका नहीं है। मतलब अगर चोर या गुंडे आते तो कुत्ते भौंकते भी, तो कुत्ते की ना भौंकने की वजह से अब पुलिस को शक हो गया कि हो ना हो घर का ही कोई सदस्य या जानने वाला ऐसा शख्स है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आस पड़ोस में और भी गहन तरीके से पूछताछ की गई, तब पता लगा कि प्रियंका की तो एक अजीब कहानी हर मोहल्ले के हर एक किसी को पता है और शायद पुलिस को इसे पता करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कॉल ट्रेस की मदद से उन्हें पकड़ा गया दोनों लड़कियों को, और जब दोनों लड़कियों को पकड़ा गया, साक्ष्य मिलाए गए, फिंगरप्रिंट्स मिलाए गए, तो एक एक सबूत की कड़ियां इस तरीके से मिलने लगी कि पुलिस ने उसे पिरोकर कोर्ट के सामने जब पेश किया तो कोई भी बचने की गुंजाइश नहीं बची थी। और कोर्ट ने फौरन लगभग इस पूरी सुनवाई में भी, जब ये केस आपको ओपन एंड शट केस लग रहा होगा, इस पूरी केस की सुनवाई में भी 7 साल लग गए निचली अदालत में। 2005 में मिस मेरिट बनी थी, 2008 में हत्याकांड को अंजाम देती है, 2015 में निचली अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। अभी जो पूरा जो मामला है ये अब इसे बहुत लंबा समय हो चुका है, लेकिन इस केस स्टडी में अभी जो उनके वकील हैं इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाने का विचार भी कर रहे हैं, क्योंकि जब जब ये बेल पर बाहर आती हैं तो ये बार बार ये कहती कि इन्हें फंसाया गया है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कोई और है। जब मीडिया वाले पूछते थे कि आप तो ऑन कैमरा आपने सारी चीजें कबूली हैं, आप पुलिस वालों के सामने आपने कबूला है, फॉरेंसिक एविडेंस है, तब इस पर वो लड़कियां ये कहती हैं कि देखिए हमें तो बहुत मारा गया था पुलिस कस्टडी के अंदर, और अगर पुलिस मारेगी तो कौन सा ऐसा इंसान होगा जो नहीं कबूलेगा कि उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। और वैसे भी तो हम लड़कियां हैं, सोचिए लड़कियां कितनी शातिर हैं, ये जानती हैं कि पत्रकारों को किस तरीके से घुमाना है, किस तरीके से दांव पेच लगाकर अपने आप को बचाना है, और भरसक एक कोशिश करते रह रही हैं। तो ऐसी लड़कियों का समाज में दोबारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं होगा। फिलहाल के लिए जेल के अंदर जरूर हैं, लेकिन ये दलीलें जो अब दे रही हैं वो एक तरीके से उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सोचिए निठारी का जो मामला था जिसमें पता लगाया था कि नौकर ने, ऐसे दावे किए गए थे कि नौकर ने नरभक्षी बनकर छोटे बच्चों को खा लिया है। अब तक ऐसा ही माना जा रहा था जब तक सुप्रीम कोर्ट ने निठारी के उस नौकर को बाइज्जत बरी नहीं कर दिया गया, क्योंकि सबूतों का अभाव था। आपको लग सकता है कि बचपन में आपने सुना होगा कि एक निठारी में एक ऐसा शख्स था जो बच्चों को खाता था। आज के टाइम पे नहीं पता वो जो नर कंकाल निकले थे वो किसके थे, चीजें क्या थी, और कहीं ऐसा मामला इसमें भी ना निकल जाए, क्योंकि लड़कियां को जो दिमाग है वो बार बार ये कह रही कि हमें पुलिस वालों ने मारा और पुलिस वालों ने मार मारकर हमसे जानबूझकर झूठ बुलवाया। तो हमारी कोशिश थी कि इस केस स्टडी के जरिए आपको अवगत करवाएं कि किस तरीके से जो मानसिक विकृति होती है, जो दिमाग में जो चीजें चलती हैं, और पैसों की लालसा, बिन मेहनत किए अगर आपको तुरंत के तुरंत पैसे मिल जाए, उस पर अय्याशी करनी हो तो आप किस हद तक जा सकते हैं। क्योंकि ये जो दोनों लड़कियां हैं ये पहले तो बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी, पढ़ने लिखने में अच्छी थी, इनकी अच्छी जिंदगी हो सकती थी, लेकिन जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इनसे एक के बाद एक ऐसी ऐसी गलतियां होने लगी कि इनसे वो चीजें अब संभली ही नहीं, और इनकी जो जिंदगी थी वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो फिलहाल के लिए डिकोडिंग क्राइम के जरिए हमने आपको सतर्क और सावधान रखने की कोशिश की, और ऐसी कोशिश करते रहेंगे हम कि ऐसे तमाम केस स्टडीज आपके लिए लाते रहें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या स्टोरीज हैं जो आप चाहते हैं हम आपके साथ साझा करें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।